नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के ताकतवर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो हैदराबाद में विजय संकल्प जो सभा थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और विजय संकल्प सभा, वहाँ वो गए हुए थे। इस बीच उनके विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए गए, डॉक्टरों के बड़े तबादले कर दिए गए। और ये कहा जा रहा है, बल्कि खुद इस बात का संकेत और संदेश पाठक ने दिया कि इन तबादलों में उनकी कोई सहमति या कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। उनके विभाग के यानी चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के एसीएस अमित मोहन प्रसाद ने तबादले कर दिए, जिसमें पाठक की कतई मंशा, सिफारिश या उनका कहीं भी उनकी जानकारी में तक नहीं था। ये सारी बातें एक तरीके से चर्चा में है लखनऊ के गलियारे में। अब वास्तव में मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि ब्रजेश पाठक ताकतवर नेता भी हैं और डिप्टी सीएम काफ़ी ताकतवर वो माने जाते हैं। तबादलों से पाठक नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी अपनी एक चिट्ठी लिखकर जताई है। और ये चिट्ठी अपने एसीएस अमित मोहन प्रसाद को लिखी है, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर सवाल पूछ लिए हैं कि भाई ये तबादले, इनका आधार क्या था, ये तबादले जहाँ से विशेषज्ञ डॉक्टरों को हटाया गया उनको क्यों वो पद खाली है कि नहीं खाली, बहुत सारे सवाल उन्होंने कर लिए। तो इस पूरे तबादला की जो पूरी एक अजब टाइप की एक कहानी जो बन गई स्वास्थ्य विभाग में, इसको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना भी साध रहा है। और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने तो ये भी कहा कि भाई अगर आप देखें तो पूरा वो केवल स्वास्थ्य विभाग तक नहीं रह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि चिकित्सा स्वास्थ्य के अलावा जो सिंचाई विभाग है, अन्य विभाग हैं, वहाँ भी ये सब बवाल हो गया है। इस बीच पाठक के विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी अपने निजी सचिव के जरिए चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक से भी कुछ तबादलों पर क्वेरीज मांग ली हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, पूरे प्रदेश में ये जो तबादलों पर तकरार है, तबादलों पर तनातनी है, इस पर कुल मिलाकर बवाल मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है। तो आज मंथन में इसी पर बात करेंगे, तबादलों पर तकरार। तो ये तकरार कहां तक जाएगी? हालांकि आज दिन में ये लखनऊ से जब ब्रजेश पाठक प्रयागराज गए और अन्य जगह जब दौरे पर गए तो वहाँ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे संज्ञान में आया था कि मेरे विभाग में जो तबादला नीति है, जिसको अभी जून में ही मुख्यमंत्री ने सारे विभागों के तबादले की एक नीति मुख्यमंत्री ने बना दी है, उस नीति का पालन मेरे ही विभाग में नहीं हुआ। ये बात ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से फिर दोहराई। वो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण बेहद संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के चिट्ठी बम से बमचक मच गई है। सपा कांग्रेस ने योगी सरकार पर हल्ला बोला है और डिप्टी सीएम की चिट्ठी के तौर पर इस्तेमाल किया है। कोई यूपी में तबादलों को उद्योग के तौर पर बनाए जाने का आरोप लगा रहा है, तो कोई इसे विभागीय फेलियर बता रहा है। तबादलों की खामियों को गिनाते हुए उप मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहाँ ऐसे भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहले से भी कमी है।
तथा राज्य के हर जिले से गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किया जाता है ताकि उनका समुचित इलाज संभव हो सके। पत्र में आगे उन्होंने पूछा, इतने महत्वपूर्ण और बड़े अस्पतालों तथा अन्य जिलों के बड़े अस्पतालों से इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों का स्थानांतरण कर देने व उनके स्थान पर किसी को नियुक्ति नहीं करने से चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव से यह भी पूछा, जिन जिन डॉक्टरों का तबादला किया गया है क्या वो सत्यापित कर लिया गया है कि स्थानांतरित डॉक्टरों की अवधि से अधिक समय से तैनात कोई भी चिकित्सा अधिकारी उस जिले, मंडल और अस्पताल में अब कार्यरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने संबद्ध चिकित्सा अधिकारियों को विवरण समेत पूरा ब्यौरा मांगा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले ऐसे मंत्री नहीं हैं जिन्होंने अपने विभाग में हुए थोक में तबादलों पर ऐतराज जताया हो। इससे पहले भी कई मंत्री थोक में हुए विभागीय तबादलों के चलते नौकरशाही पर आरोप लगा चुके हैं। ये अलग बात है कि इस मुद्दे पर पहली बार किसी मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी लिखी हो। इस चिट्ठी के वायरल होते ही विपक्ष योगी सरकार को घेरने में लग गया है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गईं, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है और प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। इस बार बाकायदा शासन स्तर पर तबादलों से पहले एक नीति बनाई गई थी जिसमें जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए थे कि जिन नियमों के तहत तबादले किए जाएंगे, क्योंकि हमेशा तबादलों पर उंगली उठती है और सरकार की किरकिरी होती है। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए सरकार सख्त थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखकर ऐसी चिंगारी लगाई जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। एक एक करके भाजपा सरकार के कारनामे सामने आ रहे हैं। जो अंतर्द्वंद है उससे ये पता चलता है कि प्रदेश की जनता को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सोचती। सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई, भ्रष्टाचार कौन सबसे ज्यादा करेगा इस बात की प्रतिस्पर्धा, यही दिखाई पड़ा है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके प्रमुख सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद के बीच में। स्वयं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तारीफ करते थे मुख्यमंत्री जी की कि बड़े ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री जी के नजदीकी हैं अमित मोहन प्रसाद जी। तो क्या उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया इसलिए सवाल उठ रहे हैं, या उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, करने का मौका नहीं मिल रहा है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पिस रही हैं। अब जब तबादले हो चुके हैं और लिस्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे के लोग बिस्तर बांधने की तैयारियों में लगे थे, ऐसे में चिट्ठी ने उनका मजा किरकिरा कर दिया। मंत्री जी चिट्ठी लिखकर अपने पहले से तय कार्यक्रम में चले गए। वहीं नौकरशाही ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और वो चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देने की तैयारी में लग गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के तबादले नीति पर अब उंगली उठना शुरू हो गया है। अधिकारी और विभागीय मंत्री के बीच रार खुलकर सामने आ गया है। हाल ही में 30 जून को समाप्त हुए उत्तर प्रदेश सरकार के तबादले नीति पर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विभागीय अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ पत्र लिखकर तबादले में बड़े स्तर पर की गई धांधली पर उन्होंने जवाब मांगा है।
आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में बड़े स्तर पर हुए तबादले में 9 ऐसे डॉक्टर हैं जिनका तबादला कर दिया गया है, लेकिन वो 12 जून को रिटायर्ड हो चुके हैं। और उसमें से एक बड़े आश्चर्य की बात है, एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उस तबादले वाली लिस्ट में उनका भी नाम है। ऐसे में ब्रिजेश पाठक ने विभागीय अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा है। हाँ, एक तरफ जहां इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे बचती दिख रही है। हालांकि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के बारे में बता दिया जाए तो वो करीब 3 सालों से इसी विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी यही अपर मुख्य सचिव थे और उस समय के विभागीय स्वास्थ्य मंत्री से इनकी ऐसी ही अनबन रही है। लगातार सुर्खियों में अपने विवादों और मनमानी के चलते सुर्खियों में रहने वाले अमित मोहन प्रसाद अब ब्रिजेश पाठक से भी उसी तरह का पंगा लिए हैं जैसे पहले कार्यकाल में जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री से लेते थे। अब देखना यह होगा कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। जीत इसमें किसकी होती है, मनमानी करने वाले अधिकारी की या फिर सही राह पर चलने वाले जनता के हित के लिए काम करने वाले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह का। तबादलों पर मची बमचक फिलहाल जल्दी शांत होती नहीं दिख रही है, क्योंकि तबादलों की बेचैनी और भी बहुत से विभागीय मंत्रियों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में डिप्टी सीएम की लिखी चिट्ठी ने उनको ताकत प्रदान की है और आने वाले समय में इस प्रकार की कुछ और चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में दिख जाएं तो अचरज नहीं होगा। लखनऊ ब्यूरो के न्यूज इंडिया। तबादलों पर तनातनी बल्कि बमचक मची हुई है। हमारे सहयोगी ने बहुत सही शब्द प्रयोग किया कि बमचक, वास्तव में बमचक मची है। पाठक हैदराबाद गए और इधर बमचक मच गई, यानी कि तबादले कर दिए गए थोक के भाव। ग्रेड 2, ग्रेड 3 के डॉक्टर ढेर सारे तबादले कर दिए गए। हमारे पास ये भी खबर है कि जिन 2, 4, 10 डॉक्टरों को इधर से उधर करने की बात ब्रिजेश पाठक ने अपने दौरों के बाद की थी, जहां खामियां पाई थी, उनमें एक भी तबादला पाठक की मर्जी से नहीं किया गया। उनकी सारी सूची को रद्दी टोकरी में फेंक दिया गया। वो डिप्टी सीएम है, कैसे काम होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम दिन भर देखते रहे कि ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और तमाम, जब कल ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था उस वक्त हमने अपने साथियों से कहा था कि ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। 5 साल पिछली सरकार चला ली है योगी आदित्यनाथ महाराज, पिछली बार इस तरह कोई बातें नहीं हुई, इस बार भी हुई। एक और इसमें जो एक उदाहरण है कनेक्ट करना चाहेंगे कि जून 2021 में जब कोविड चरम पर था, तब भी ब्रिजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर अमित मोहन प्रसाद की कार्यशैली और उन पर लापरवाही, अकर्मण्यता, परोक्ष रूप से इसका आरोप लगाकर यह कहा था कि व्यवस्था ठीक नहीं है। तब भी उन्होंने साहस किया था, तब वो कानून मंत्री थे। अब ये विभाग उन्हीं के पास है, तो क्या उस दौरान जो चिट्ठी लिखी थी उस वजह से उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा विभाग में, या अमित मोहन प्रसाद का भी अपना कोई पक्ष है? क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो तो नियम कानून तराजू से तौल कर काम करते हैं। ये बहुत तबादलों को लेकर एक अरसे बाद अंदर अंदर चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन तबादलों को लेकर मुझे ध्यान है कि बीच में मुलायम सिंह या मायावती की सरकार में कहीं कुछ रहा हो, मैं नहीं कह सकता। कभी वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब गृह विभाग के मंत्री जो थे गोपीनाथ दीक्षित, उनको लेकर उस वक्त तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच तनातनी चलती थी और काफ़ी ये सतह पर भी आई थी। उसके बाद से इस तरह की गंभीर बातें सुनी नहीं गई। ब्रजेश पाठक ने सीधे चिट्ठी लिख दी। उन्होंने चिट्ठी सार्वजनिक तौर पर इस चिट्ठी को लिख दिया और इसके बाद से राजनीतिक हलकों में बमचक मची हुई है। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी लखनऊ से जुड़ गए हैं। हमारे सलाहकार संपादक के बख्श जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ
दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी ने इस पूरे प्रकरण पर काफ़ी रिसर्च की है जहाँ तक, और वो लगातार इस पर, अभी हम देख रहे थे उनकी शानदार स्टोरी, अभी हमने देखी किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को फ्रेम किया, और बहुत तबादलों पर एक बड़ी तीखी रिपोर्ट अभी आपने जो देखी वो दिनेश त्रिपाठी की है। दिनेश त्रिपाठी, सबसे पहले इस जो तबादलों में तनातनी, तकरार, बमचक, कुछ भी कह लीजिए, ये इसकी जो वास्तव में इसकी मूल में कारण क्या है? क्योंकि आप लखनऊ में चीज़ों को देख रहे हैं, और ये जहाँ तक खबर ये है कि ब्रजेश पाठक की एक तबादला कराने की हैसियत नहीं बची। अगर इस पूरी लिस्ट को देखें, वो आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं, पूरे विभाग को मथ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो जब घूम कर आए होंगे तो कुछ उनके पास इनपुट होगा, उसी आधार पर अपने एसीएस को कहा होगा कि भाई यहाँ पर यहाँ इन चीज़ों को देख लो। लेकिन खबर यह है कि एक भी उनकी बात का एक भी मतलब बिंदु माना नहीं गया। वो हैदराबाद गए, इधर तबादले हो गए, 30 जून को वो आखिरी तारीख भी निकल गई। अब केवल यही है कि हल्ला मचा है, बमचक मची है। दिनेश त्रिपाठी जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। आपकी तबादलों पर स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े स्तर पर तबादले हुए उस पर बमचक मची हुई है। बमचक मचना लाजमी भी है। जिस तरह से लखनऊ के हॉस्पिटलों के अच्छे और बड़े डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसे में बमचक मचना तय है। पिछले 100 दिन में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लगातार हॉस्पिटलों का दौरा किया है, और यहाँ तक कि उनकी सीन देखने को मिली है कि अगर उनका काफिला, उनका स्काट कहीं जा रहा है, रास्ते में कोई भी परेशान मरीज मिला है तो वो रोक कर एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल भेजने की बात कही है। और उसके अलावा दवाइयों को, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पर छापा मारना, थोक के भाव में दवाइयों को पकड़ना, डॉक्टरों की रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर चेक करना, उसमें डॉक्टरों की अनुपस्थिति देखना, इस स्तर तक की कार्रवाई करने वाला मंत्री, विभागीय मंत्री, अगर उसके कहने पर विभाग में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको उनकी जगह नहीं पहुंचाया जा रहा है, या उन्होंने अपने किसी, चूंकि पब्लिक डोमेन में हैं ब्रजेश पाठक, छात्र राजनीति से आए हुए हैं, अगर उनके कहने पर 1-2 तबादले नहीं हो सकते हैं तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम का क्या मतलब है। और जहां तक अमित मोहन प्रसाद की बात करेंगे तो याद करिए सर, 2019 कोविड जब चरम पर था तभी वही ब्रजेश पाठक हैं जिन्होंने अमित मोहन प्रसाद को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल राजधानी लखनऊ के साथ साथ प्रदेश की बहुत गड़बड़ है, जिसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय इस इनके लेटर को संज्ञान में लिया था। उसके बाद इनको जब स्वास्थ्य विभाग दिया गया दूसरे कार्यकाल में, और पहले कार्यकाल में इससे जय प्रताप सिंह जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ऑन कैमरा के न्यूज़ पर बोला था कि हम क्या करें, हमारा विभागीय अपर मुख्य सचिव नहीं सुनता है, यहाँ तक उन्होंने बोला था। अब वही चीज़ें अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ व्यवहार कर रहे हैं। अपने मनमानी तरीके से जिस तरह से उन्होंने बड़े स्तर पर तबादले किए हैं, ऐसी सूचना आ रही है, विभागीय अधिकारी नाम न बताने के उस पे बता रहे हैं कि 9 ऐसे डॉक्टरों का ट्रांसफ़र कर दिया गया जो 12 जून को रिटायर्ड हो चुके, उनकी भी तबादले लिस्ट में नाम है। और एक आश्चर्य वाली बात कि एक डॉक्टर ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए हैं, उनका भी इस तबादले लिस्ट में नाम है। ठीक बात है, ठीक बात है। दिनेश जी आएंगे थोड़ा सा चर्चा को, दिनेश जी आएंगे आपके पास दोबारा। बहुत सारा इनपुट आपने दे दिया है। अब चर्चा में 2 बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अजय कुमार जी के पास चलते हैं। अजय कुमार जी, बहुत लगभग 5 दशक से आप चीज़ों को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम जो तबादला उद्योग, तबादला पॉलिटिक्स, तबादला की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तरह तरह के नाम दिए जाते रहे सरकारों में। जहां तक हम देख रहे हैं इस तरीके से हाल में अभी खुलकर इस तरीके से तबादलों पर कोई डिप्टी सीएम स्तर का नेता या कोई सरकार का अंग इस तरीके से लिखकर कर दे और सवाल पूछ ले कि भाई आपने जो किया है वो कारण बताओ कि क्यों किया है,
और वो भी ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपने पूरी तरह आप मुतमईन हैं कि भाई उस विभाग में मंडल और जिला स्तर पर अब कोई डॉक्टर उस अवधि का नहीं बचा जहां तक आपने तबादले किए। एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर पाठक उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जहां सीनियर डॉक्टर थे, जहां विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, उनको हटा दिया, वहां जो भीड़ आ रही है उसके इलाज का क्या? इसका मतलब इशारा दूसरी तरफ है कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई इन तबादलों से। पाठक का यही कहना है कुल मिलाकर। तो क्या वास्तव में ये हाल के वर्षों में इस तरह की चीजें कभी हुई हैं? क्योंकि वीर बहादुर का जिक्र हमने किया, आपने उनका मुख्यमंत्रित्व काल देखा होगा। अजय जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? दुर्गेन्द्र जी, देखिए पिछले कुछ वर्षों से अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश में तबादला भी उद्योग बन गया, तबादला उद्योग जारी है। लेकिन ब्रजेश पाठक जैसा मंत्री, जो सर्वोपरि मंत्री, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ब्रजेश पाठक ने शेयर किए हुए उन आवाजों को सुनाया था जिनसे उन्होंने मरीज जो स्वस्थ करते थे उनसे उन्होंने बांटा। उसमें उनके अपर मुख्य सचिव भी बैठे, एक मुस्कान उनके चेहरे पर पत्रकारों ने देखी और वही ये हो गया था। मालूम था कि दोनों में 36 के आंकड़े हो गए थे। ब्रजेश पाठक में अमित मोहन अपने आगे किसी को पूछते, ये हर कोई जानता है और हर ब्यूरोक्रेट जानता। अब सबसे बड़ी बात यह है, ट्रांसफर होते थे, जो ये सालाना ट्रांसफर होते थे उसको बाकायदे नीचे से प्रपोज करके संबंधित मंत्री के पास जाते थे, उनका अप्रूवल होता है और तब लिस्ट जाती है। मुझे लगता है कि इसके सूची ट्रांसफर की लिस्ट, प्रस्तावित ट्रांसफर ब्रजेश पाठक के पास गए नहीं है। अगर गए होते, अब मुझे ये नहीं लगता ब्रजेश पाठक ने 20-25 ऐसे सीनियर और अच्छे डॉक्टर, सर्जन और उनकी एक सूची भेजी थी कि इनके नाम आप लिस्ट में शामिल कर दीजिए। राजधानी लखनऊ में एक ऐसी जगह है जहां पूरे प्रदेश से मरीज आते हैं, रिफर हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर। लेकिन मुझे लगता है कि अपर मुख्य सचिव ने वो उनकी सूची रद्दी की टोकरी में डाल, अप्रूवल भी नहीं लिया ब्रजेश पाठक। और होता यह है कि अब 1 जुलाई के बाद जो ट्रांसफर होते हैं वो मुख्यमंत्री के अप्रूवल से होते हैं, परंपरा। लेकिन किस तरीके से आप देखिए, लखनऊ के अच्छे डॉक्टर को ट्रांसफर किया गया, और जैसा दिनेश भाई बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जो इस दुनिया में डॉक्टर नहीं उन पर ट्रांसफर किया गया। ब्रजेश पाठक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, मैं उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको मंत्री नहीं मानता। जिस तरीके से उन्होंने 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर मरीज से, जो मरीज ठीक होकर के गए, उनका फीडबैक उन्होंने अपने घर पे, अपने ऑफिस में बैठ करके फोन पर लिया था और वो जारी किया। आज बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग चल रही है। स्थिति ये है कि महानिदेशक भी रिटायर हो गए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ है वो भी अभी रिटायर हुए। अब स्थिति ये है कि ब्रजेश पाठक जैसे मंत्री की मिनिस्टर और उन्हीं के देखा वेंकटेश्वर सिंह ने भी 3 चिट्ठियां लिखी स्वास्थ्य महानिदेशक के नीचे के स्टाफ को, जो और सारा मेडिकल स्टाफ है उसको भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया। और अमित मोहन के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, पिछली बार की जब 2021 में ट्रांसफर हुए थे उस समय उन्होंने आधा लखनऊ के लोगों को बाहर कर दिया। लखनऊ असहाय हो गया, हॉस्पिटल बलरामपुर जैसा हॉस्पिटल, अब उसकी स्थिति क्या है आपको मैं क्या बता सकता हूँ। राम मनोहर लोहिया चूंकि इनके अधीन नहीं है, वही एक अस्पताल बचा हुआ है जहां थोड़ा बहुत उपचार हो जाता है। बाकी जितने उनमें न कोई सर्जन इस समय अच्छा है। बलरामपुर हॉस्पिटल की स्थिति इतनी खराब है कि ब्रजेश पाठक लखनऊ के ही है, छात्र नेता रहे, जन उनके पास थे, उन्होंने अच्छा किया। और मैं देख लो, इस पर मुख्यमंत्री भी संज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक ही वो इंसान है जिन्हें कोरोना काल में लोगों को जा के भर्ती कराया। तो वो स्वास्थ्य को भी जान रहे हैं, कानून को भी अच्छी तरह जानते हैं, अपने अधिकार को भी जानने लगे हैं।
और उन्हीं के आगे बढ़ गए, उनका ही सहारा है। ठीक बात है, बहुत बहुत ठीक बात अजय जी ने ठीक बात कही कि ब्रजेश पाठक ने कोरोना काल में बहुत काम किया और वास्तव में वो एक ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कुछ भी कहिए, तमाम लोग ये कहते रहे कि भाई ब्रजेश पाठक को जिसने फ़ोन कर दिया उसकी मदद हुई और अब वो पूरे प्रदेश को घूम रहे हैं। सवाल यही है कि क्या अमित मोहन प्रसाद 3 साल में उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले? 3 साल से वो उस पर हैं, ये बड़ा सवाल है। एक डिप्टी सीएम स्तर का नेता, कार्यकर्ता, सरकार का अंग, कुछ भी कह लीजिए आप, वो गली गली खाक छान के स्वास्थ्य महकमे की नब्ज टटोल के एक इनपुट लेकर आता है और उस इनपुट के आधार पर अपने विभाग के लोगों के साथ काम करके बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना चाहता है। लेकिन उसकी मंशा पर तब तुषारापात होता है जब वो जो बेहतर चीजें करने के रास्ते पर एक ब्यूरोक्रेट लाठी लेकर खड़ा हो जाता है। ब्रेक के बाद इसी पर सवाल होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्तांत में देखिए कट्टरता का वार, कितने किरदार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और 10 डेज टारगेट चेस इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तबादलों पर तनातनी। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, इस दौरान एक बात जहन में आई कि भाई सरकार चलाता कौन है। अमूमन अगर जिससे बात करेंगे तो एक आम जवाब यही होगा आम आदमी का कि भाई ब्यूरोक्रेटी सरकार चलाते हैं, ये तो पपेट होते हैं, नेता मुखौटे होते हैं, कठपुतली होते हैं, इस तरीके के राय रखते हैं लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में फिलहाल ऐसा परसेप्शन नहीं था। लेकिन यह मामला ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद का मामला सतह में आने के बाद लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई सरकार जब डिप्टी सीएम की नहीं चल रही है तो हो क्या रहा है। इस बीच ब्रेक के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत प्रियंका जी आपका के न्यूज़ पर। हमारा सवाल जो ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने सवाल किया था वो वही सवाल हम हमारे सलाहकार संपादक के बख्श जी जुड़े हैं। बख्श जी, आपका बहुत लंबा अनुभव है ब्यूरोक्रेसी को बड़ा करीब से देखने का और चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, देखते हैं। सरकार चलाता कौन है, ये बड़ा आम सवाल है।
बख्श जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के बख्श जी, आपने लंबे समय तक सारी चीज़ों को देखा, ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। एक आम परसेप्शन है कि भाई सरकार ब्यूरोक्रेट ही चलाते हैं। अगर सरकार ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, जो आदमी पिछले 100 दिनों से लगातार अस्पताल डगर डगर घूम रहा हो, फीडबैक ले रहा हो, एक अच्छा स्वास्थ्य महकमा या स्वास्थ्य व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा हो, और वो कोई प्रयास करता है, जो 3 साल से एक ब्यूरोक्रेट एक कुर्सी बैठा है, शायद ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो 3 साल में वो निकले हों, और उनकी जो तबादले की जो लिस्ट आती है उसमें ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, यानी एक भी तबादला ब्रजेश पाठक की सहमति अनुमति या उनके कहने पर नहीं हुआ। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। बख्श जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दुर्गेन जी कि ये प्रशासन बन चुका है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाते हैं, लेकिन ये एक ही घटना नहीं है दुर्गेन जी। इसके पहले आज ही कल में 2 घटनाएं और हुई हैं। जब जो हमारे सूर्य प्रकाश शाही हैं, उन्होंने भी मंत्री है, कैबिनेट रंग के मंत्री हैं, उन्होंने भी एक पत्र अपने विभागीय सचिव को प्रमुख सचिव को लिखा है। गुलाबो देवी है, इसी तरह का पत्र उन्होंने लिखा है। ब्यूरोक्रेसी अपने आप को खुदा मानने लगी है, और ब्यूरोक्रेसी ने मान रखा है कि नेता तो 4 दिन के होते हैं, ये आएंगे 5 साल राज करेंगे, बीच में ही चले जाएंगे, मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा रखेगा। तो इन्होंने अपने को खुदा मान रखा है कि हम तो आईएएस सर्विस के आदमी हैं, जब तक हम चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री या सरकार की कृपा होगी तब तक रहेंगे, नहीं दूसरे विभाग में चले जाएंगे, वही करेंगे। तो सत्ता तो ये परसेप्शन जो आप बता रहे हैं सही है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाती है, लेकिन इसके पूर्व हम 2 दशक पहले चाहे थे, हमारे जो हमारी लोकशाही है उसके मंत्री इतने दमदार हुआ करते थे कि एक का आपको स्मरण होगा कि एक मिलीजुली सरकार हुआ करती थी जिसमें काशीनाथ मिश्रा राज्य मंत्री हुआ करते थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि आप आइए, तो चीफ सेक्रेटरी ने आने से आनाकानी की। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके कमरे में आना होगा, मैं सरकार हूँ। अंत में श्रीवास्तव साहब मुख्य सचिव थे, उनको आना पड़ा, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि जो मैं कह रहा हूँ ये करिए, कानून मैं बनाता हूँ, कानून विधानसभा बनाती है, कानून मेरे अंगूठे से निकलता है, आपको ये काम करके मुझे रिपोर्ट करनी होगी। ये थी पहले लोकशाही की हनक, ये थी लोकतंत्र की हनक। अब हनक जब मंत्री आईएएस अधिकारियों को कमरे में सिफारिश लेके जाना शुरू करेंगे, इस प्रथा को नेताओं ने अपने आप स्वयं बिगाड़ा है, और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। आपने साथ जो किताब पढ़ी होगी डॉक्टर बीबी मिश्रा की, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया पे उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने 19 नियम लगाए थे ब्यूरोक्रेसी पे। पहले तो मंत्रियों को अधिकार होता था ब्यूरोक्रेट्स की, मतलब अपनी विभागीय मंत्री की एनुअल एंट्री लिखते थे। अब मैंने तो नहीं सुना विगत एक दशक से कि किसी मंत्री ने किसी ब्यूरोक्रेट की एंट्री लिखी हो, उसकी बैड एंट्री कर दी हो। तो इससे सरकार की हनक समाप्त हो गई है। जब तक सरकार की हनक जब तक हनक नहीं बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स अपने आपे से बाहर रहेंगे, जो अपने को ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात बख्श जी ने कही कि भाई हनक बनानी पड़ेगी, और अगर आपको जनता का काम करना, क्योंकि जवाब दे। मेरा सवाल यही है कि भाई प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आएंगे, मेरा ये सवाल है कि क्या मैं केवल कांग्रेस बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या नेता इतने कमजोर हो गए हैं? पूर्व की सरकारों में भी ऐसा देखा गया है, बातें उतनी सतह पर नहीं आई होंगी, लेकिन बख्श जी ऐड कर रहे हैं कि 4 मंत्रियों ने चिट्ठी लिख दी कि ये नेताओं के सुन नहीं रहे हैं। जवाबदेही नेता की, 100 दिन का परफॉर्मेंस नेता दे, मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन में नेता जाए, और ये ब्यूरोक्रेट जो सब कुछ भाग्य विधाता बने हैं, ब्यूरोक्रेट बने हैं। प्रियंका जी दुर्गेन, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका था। आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ था, तब और कोई नहीं, ये जो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने ये लेटर लिखा था कि अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं है, लोगों की क्या हालत हो रखी है। पर उसके बाद भी आज तक मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी जो है सुविधाओं में कोई भी
एक कहना चाहिए कि जो एक बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया। आज भी वही चीजें सामने आती है। 5 साल के कार्यकाल के बाद आज भी मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर्स नहीं है। और आप देखिए कि किस तरह से एक्सपायरी मेडिसिन, इसके पहले भी जो है खुद खुलासा मंत्री जी ने ही किया कि किस तरह से एक्सपायरी मेडिसिन पाई गई अस्पतालों में। अस्पतालों में पूरा एक नेक्सस चल रहा है जिसको तोड़ने में ये सरकार पूरी तरह से असमर्थ है। और आज की चिट्ठी जो ब्रजेश पाठक जी ने लिखी है उससे साफ साबित होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरह से सरकार में फैला हुआ है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसलिए जिम्मेदार सरकार खुद है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। ये कह देना कि ये ब्यूरोक्रेसी का काम है और ये कह देना कि इसमें मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये गलत है। आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुनकर बिठाया हुआ है। अगर ब्यूरोक्रेट कोई बिठाना होता तो आपकी जरूरत क्या पड़ती? फिर इतना लोकतंत्र क्यों चल रहा है? फिर लोग चुन क्यों रहे हैं अपनी सरकार? अगर प्रियंका जी, यही तो सवाल कर रहा हूं आपसे, यही सवाल कर रहा हूं कि क्या जो नेता है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, क्या उसकी ताकत कम हुई है? वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। ये अन्य राज्यों में भी जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी इस तरीके की चीजें आती हैं कि मुख्यमंत्री सारी चीजों को कब्जे में कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से ये खबर है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री के पावर मुख्यमंत्री ने सीज कर लिए हैं। तो ये मैं एक आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं। तो एक नेता का क्या शक्तिहीन होना, शक्ति के रूप में क्षीण होना क्या लोकतंत्र के लिए बेहतर है? और जो व्यवस्थाएं फिर कैसे चलेंगी? क्योंकि जो आम आदमी हो नेता का कुर्ता पकड़ के खींच लेता है कि मेरा काम करो जी। अमित मोहन प्रसाद का शर्ट खींचने के लिए उसके औकात नहीं वहां घुस जाए वो। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपने जो अभी छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया वो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश के उदाहरण से बिल्कुल ही विपरीत है। उसमें किसी तरह की समानताएं नहीं। पर मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति है और यहाँ पर जो इससे पहले भी देखा होगा, विधायकों को ले लीजिए, कितनी बार तो उन्होंने खुद ही विरोध किया। 200 विधायक जो है आपके सड़कों पर बैठ जाते थे, अपनी ही पार्टी, अपने ही जो है चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो इनकी पार्टी में शुरुआत से ही ये जो मतभेद है ये चलता चला आ रहा है, जिसको लेकर सफर कौन कर रहा है? आज इस प्रदेश की जनता सफर कर रही है। और इस जनपद में आप देखिए कि जहां पर डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है, जहां पर दवाइयां नहीं अवेलेबल है, वो सफर कर रहे हैं। तो आपकी आपस की तूतू में और नतीजा क्या निकल रहा है कि जनता इसका भुगतान भुगत रही है। बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये एक सरकार का निकम्मापन है जो साफ साफ दिख रहा है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसको आप आंखें बंद नहीं कर सकते। ये हकीकत है इस सरकार की, इस सरकार का जो काम करने का तरीका है और इस सरकार में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए। आप देखिए, इससे पहले इन्होंने 100 दिन का एक टारगेट बनाया था, कहा था कि जितने भी डॉक्टर्स की भर्ती होनी है उनकी भर्ती की जाएगी, जितने भी डॉक्टर्स रिक्वायर्ड है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जितने भी जो है चिकित्सा विभाग हो। आज भी इनकी कोई भर्ती नहीं हुई है। 100 दिन के टारगेट में इनका टारगेट, प्रियंका जी, उसी जो 100 दिन जो अमृत काल है, जो 100 दिन का जो अमृत काल है प्रियंका जी, उसी से तो ये विष निकल आया है, उसी से ये विष निकला है, उसी अमृत काल जो 100 दिन का है। उसी, बिल्कुल सही कहा, ये अमृत काल का ही अमृत की जगह विष निकल रहा है, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि सरकार को इतना आत्म घमंड हो चुका है कि उन्हें लगता है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। आज देखिए कि निकलकर खुद जो उप मुख्यमंत्री है वो खुद ही अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और खुद ही अपने अस्पतालों की कमियों को गिना रहे हैं। तो ये नौबत आ गई है सरकार को कि इसके हाथ में ना कोई पावर है, ना कोई दूरदर्शिता। ठीक बात है। दिनेश त्रिपाठी के पास आएंगे। दिनेश त्रिपाठी बक्स ये ऐड कर रहे हैं कि भैया ये तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पता नहीं कि कितने विभागों में जो तबादलों को लेकर लगभग मंत्रियों ने चिट्ठी लिख दी है कि भैया उनकी सुनी नहीं गई। तो फिर मंत्री जवाब दे क्यों हो? फिर मंत्री जवाब क्यों दे? और जनता के प्रति फिर कौन जवाब दे होगा? ये ब्यूरोक्रेट जनता को जवाब देंगे या नेता? दिनेश त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जनता की जवाबदेही केवल और केवल नेताओं की होगी। ब्यूरोक्रेट्स कभी भी जनता की जवाबदेही नहीं बना है और नहीं बन पाएगा, क्योंकि जनता के बीच केवल और केवल नेताओं को जाना होता है। जनता दरबार नेता लगाते हैं, मुख्यमंत्री लगाते हैं और जनता के बीच वोट मांगने नेता ही जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से अभी, जैसा हमारे सीनियरों ने, वो चाहे अजय जी हो या बक्स जी हो, जिन्होंने लगातार ये बताया है कि सरकार की हनक खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। पिछले रिज्यूम की भी देखें योगी सरकार की, तो अंतिम 2 साल बिल्कुल सरकार की हनक नहीं रही है।
जिस तरह से अधिकारियों को 2007 से 12 का देखिए कार्यकाल, सर आप लोग तो बहुत सीनियर हैं, देखे होंगे मायावती का वो रिज्यूम, 5 साल की बहुमत की सरकार की। मायावती जब सत्ता में होती थी और मुखिया होती थी, प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी, यही ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से एक पांव पे खड़े रहते थे और कोई भी इस तरह का काम, कभी उनके 5 सालों में भ्रष्टाचार का मामला आया था लेकिन उसमें उनके नेताओं की शामिल, या हो सकता है उनके कहने पे ये हुआ हो, ऐसे आया है। लेकिन इस तरह का आरोप बहुत कम देखने को मिला रहा होगा। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो वो करीब 2 साल तक सत्ता की हनक उनको अधिकारियों में देखने को मिला था। किसी भी मंत्री को की किसी भी बात को यही ब्यूरोक्रेट्स को इग्नोर करने की हिम्मत नहीं रखते थे। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि वो ब्रिजेश पाठक जो करीब सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में करीब सैकड़ों अस्पतालों का दौरा किया है, उन्होंने थोक के भाव में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पकड़ी हैं, डॉक्टर का अटेंडेंस रजिस्टर देखा है, वहां दर्जनों कर्मचारी और डॉक्टर गायब हैं हॉस्पिटलों से और अटेंडेंस उनका लग रहा है, सैलरी उनकी जा रही है। इन छोटे छोटे कामों को ब्रिजेश पाठक देखे हैं और जब उनके कहने पर कोई कार्रवाई नहीं है उस दौरान, और वही कार्रवाई न होने का कारण आज फिर से देखने को मिला कि जब वो तबादले की नीति खत्म हो जाती है, डेट खत्म हो जाता है, जब थोक के भाव में ट्रांसफर लिस्ट आती है तो ब्रिजेश पाठक जिन जिन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए बोलते हैं उन डॉक्टरों की नियुक्ति वहां नहीं होती है, बल्कि जहां वो है वही रह जाती है। जनता के बीच रहने वाले ब्रिजेश पाठक, उनसे लोगों की उम्मीद होती है, लोग लगातार ब्रिजेश पाठक से अपील करते हैं कि इनको यहाँ करिए, ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं हो। वो जनता की मांग पर ब्रिजेश पाठक जो डिमांड किए थे अपने अपर मुख्य सचिव से, वो तक नहीं कर पाया अपर मुख्य सचिव ने। तो ऐसे में जैसा बख्श सर ने या अजय जी ने बोला है कि अधिकारियों पर सरकार की हनक नहीं है, बिल्कुल वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में हुआ है वैसे ही सिंचाई विभाग, जल शक्ति विभाग जो अब हो गया है वो हो, या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा विभाग हो, कृषि सूर्य प्रताप शाही, दिनेश सूर्य प्रताप शाही ने भी, बख्श जी बता रहे हैं कि उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है। ये तो बिल्कुल गजब ही मामला है। जी बिल्कुल, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। उसके बाद एक सरकार के ये बड़े कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं और लाइन से लगा के अधिकारियों को बैठा, एई जेई एक्सीएन सबको बैठा के उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ करना है, तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ करना है। वो बोली लगा कर ट्रांसफ़र करने की भी सूचना है। ऐसे ही ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन उनकी भी नहीं चली है। उस विभाग के प्रमुख सचिव ने उनकी बात मानने को इग्नोर कर दिया पूरी तरह से, और वो मंत्री भी अब तिल मिला के इधर उधर टहल रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं ब्रिजेश पाठक जैसा जुटा पा रहे हैं कि अपने अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखें। आएंगे दिनेश जी आपके पास। हमने इस चर्चा में, जैसे कांग्रेस की नेता प्रियंका गुप्ता को हमने आमंत्रित किया था, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया था कि भाई आओ और अपना पक्ष रखो, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि अब जवाबदेही तय है और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब दबा छुपा नहीं है, हियर से नहीं है, दस्तावेजी प्रमाण है। पब्लिक डोमेन में ब्रजेश पाठक और मयंकेश्वर शरण सिंह की चिट्ठी है, तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। अब जवाब कौन देगा? एसी कमरे में बड़ी गाड़ी में चलने वाला ब्यूरोक्रेट जनता को जवाब देगा, या धूप में चलने वाला नेता? यही बड़ा सवाल है। एक और अहम सवाल उठता है अजय जी कि क्या जो ड्रग लॉबी है, क्योंकि बहुत अभी ब्रजेश पाठक ने, जैसा प्रियंका गुप्ता ने कहा और हम लोगों ने सबने देखा कि ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग की जो पोल खोल दी, यूँ कहा जाए कि अस्पतालों में जाके, जहाँ जो दवाएं खरीदने वाला जो निगम है वहां जाके करोड़ों की दवाएं एक्सपायरी हो गई। एक एक टिकिया के लिए लोग मर रहे हैं अस्पतालों में। प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम खून चूस रहे हैं, इंजेक्शन लगा के खून चूसी ले रहे हैं, जमीनें बिक जा रही हैं, लोगों की इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ये हालत है। लेकिन दवाएं सड़ जा रही हैं, दवाएं एक्सपायरी हो जा रही हैं। क्या कोई बहुत लंबा रैकेट है जिसका शिकार हो रहे हैं ब्रजेश पाठक? अजय जी। हाँ दुर्गेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश में हुआ था मायावती के समय।
सीएमओस की हत्या हुई थी, जेल के अंदर हुई थी। जी जी ये जी। रैकेट कोई आज का नहीं है। कितना बड़ा दवा घोटाला, मंत्री तक भी कानपुर के आपके मंत्री पे 3 सीएमओ का मर्डर हुआ, वो एक अलग की चीज है। ये दवा घोटाले का रैकेट आज से नहीं है। डैन सेक्शन डैन आयुर्वेदिक दवाओं का यहाँ उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। खैर वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इन सारे घोटालों की जानकारी ब्रजेश पाठक की जिसको है, वो जमीनी नेता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, तो उनको सब चीज की जानकारी। और तो मैं अभी भी रहस्योद्घाटन कर देता हूं कि ब्यूरोक्रेट खुद ब्यूरोक्रेट से परेशान, एक ब्यूरोक्रेट 2-3 ब्यूरोक्रेट बने और एक आपके मऊ के बने, 2 विभाग उनके पास है बड़े बड़े, ऊर्जा विभाग भी है और नगर विकास विभाग भी है। उन्होंने भी एक लिस्ट भेजी थी ऊर्जा विभाग की और खैर वो चिट्ठी लिखने को तो नहीं है, लेकिन वो भी एक्सपोज हो गए, उनकी भी नहीं चली ऊर्जा विभाग में। अब बड़े शर्म से वो शर्मा जी परेशान है, कल क्या वो मुख्यमंत्री से बात करते हैं, क्या करेंगे, वो एक अलग की बात। अब ये लग रहा है कि जो खुद ब्यूरोक्रेट रह चुका हो और आज वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से परेशान है, अब वो कहां तक मामला जाएगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या किया जाए जब मुख्यमंत्री जी खुद ही अपनी टीम 9 या टीम 11 सारे ब्यूरोक्रेट्स, उसमें आप मंत्री भी रखिए, कुछ कार्यकर्ता रखिए, उनसे सलाह लीजिए। लेकिन जब देश का प्रदेश का मुखिया ही ब्यूरोक्रेट से सलाह लेकर के सारी चीजें चलेंगे तो आप देखिए, अब तो विधायक जाता है, पर्ची भेजता है और उनका पीए प्रमुख सचिव का, अपर मुख्य सचिव का कह देता अभी तो मीटिंग चल रही। पहले ऐसा नहीं होता था, बजट से बता देते थे, माननीय विधायक भी आते थे, वो कहते थे अंदर बिठाओ, चाय पिला दो, हम 2 मिनट में निकलते हैं। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही, मंत्री छोड़ उनके मुख्य सचिव और सचिव काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में भगवान ही बंटाधार करेगा, हम कह नहीं सकते। अभी तो शर्मा जी भी कोई बम फोड़ेंगे, आप देखिएगा, मेरी जानकारी है, निश्चित जानकारी। बक्स जी अजय जी कह रहे हैं भाई शर्मा जी भी कोई बम फोड़ने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि शर्मा जी शर्मा गए, चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। अब वो उन्होंने एक लिस्ट दी, उनको भी लिस्ट डाल दी। तो ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कि भैया नेता को कहीं का नहीं छोड़ेंगे क्या, ये जनता के बीच जाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। में ही दुर्गेंद्र जी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब इस पे मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना, उनका एक उप मुख्यमंत्री इस तरह की शिकायत कर रहा है और दबंग है वो जानते हैं कि जिस तरह से उनका जनसंपर्क है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती नहीं निकली थी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की, चेहरा ढके रहे थे। पत्रकारों ने कहा जरा इनसे भी कुछ सवाल पूछ रहे, बड़े शर्म से और बड़े दुखी अंदाज में ब्रजेश पाठक ने अपने अपर मुख्य भैया आप जाइए यहाँ। तो ये स्थिति है, क्या कहेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मंत्रियों के हौसले बुलंद होंगे, ब्रजेश पाठक ने एक रास्ता दिखाया है और मेरा ख्याल है कई मंत्री अब सामने आएंगे। अब मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी बक्स जी और अजय जी तो बहुत लंबी लिस्ट बता रहे हैं कि भाई मामला बहुत कई विभागों में है, तो इस तरीके से विभागों का काम भी मुझे लगता है खींचतान में सफर करेगा और अंततः जो पीड़ा होगी वो जनता को होगी। अगर जनता को इलाज नहीं मिलेगा, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भाई आपने एक्सपर्ट डॉक्टर तो हटा दिए और उसकी जगह पोस्ट नहीं किया, प्रदेश भर से लखनऊ में लोग आते वहां के डॉक्टरों को हटा दिया, तो इससे तो जनता सफर करेगी ना प्रियंका जी। बिल्कुल जनता सफर कर रही है, करेगी क्या, जनता तो सफर कर ही रही है। आप देखिए इससे पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 100 दिन का अपना टारगेट रखा था, उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने कही थी। इन्होंने ये कहा था किसानों को जो बिजली है, जो सिंचाई की बिजली है वो फ्री देंगे, पर वो भी नहीं दी। आप देखिए किस तरह से किसानों की आय दुगनी करनी है। झांसी में देखिए किसान ने जो है आत्महत्या कर ली। तो ये सारी स्थिति देश के सामने है। रोजगार पे ये कहते रहते हैं, तो रोजगार की हालत देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य देखिए, सबसे पीछे है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य में। क्यों पीछे?
उसका रीजन यही है कि ये इनके पास न कोई सोच है, न किसी तरह के सोच पर ये काम करते हैं। सिर्फ आपस की जो कहते हैं ना एक लड़ाई, उसके चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने लड़ाई में व्यस्त है, और यहाँ की जनता जिस तरह से त्रस्त है, आप साफ देख सकते हैं कि इलाज के लिए कहां से, सही बात है, इलाज के लिए पता नहीं कहां से आदमी अपनी घर जमीन जायदाद सब बेच कर आता है, और उसके बाद यहाँ शिकार हो जाता है, जो आपने बताया कि नेक्सस जो चल रहा है उसका शिकार हो जाता है और पूरी तरह से लुट जाता है। पर स्वास्थ्य सुविधाएं के नाम पर उसको चाहे आखिरी में उसको चाहे तो डेड बॉडी मिलती है, वो भी उसको 7 और 8 लाख के पेमेंट के बाद। तो ये एक पूरी तरह से नेक्सस चल रहा है जिसमें आम जनता को पूरी तरह से उसका खून चूसा जा रहा है, उसको स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। जो दवाएं फ्री में मिलनी चाहिए वो एक्सपायरी हो जाती हैं, उसके बाद फेंक दी जाती है, और जनता के मुंह में वो दवाइयां नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए वो इधर उधर भटकता रहता है। तो हकीकत यही है इस देश की। इस देश में हालात जो हैं, उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। उसके बारे में अगर हम आप और डिस्कस करने बैठेंगे तो मुझे लग रहा है पूरी रात कम पड़ जाएगी कि जिस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है इलाज के, और उसके बावजूद सिस्टम में जो जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं वो पूरी तरह से साफ है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। दिनेश त्रिपाठी जी, प्रियंका गुप्ता कहें कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेकिन हम चूंकि पत्रकार हैं और हमारा काम है सिस्टम को आईना दिखाना और खुद भी वो आईना अपनी तरफ कर लेना। बहुत सारे पत्रकार खुद आईना नहीं देखते हैं, वो दुनिया को दिखाते रहते हैं और खुद अपनी तरफ कभी आईना नहीं करते हैं। हम लोग अपनी तरफ भी आईना करके देखते हैं कि हम क्या हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके की जो तीखी खबरें या जो जनहित की खबरें वो अब शायद बहुत कम उठ रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं वो लोग उठाते हैं, लेकिन उठाते हैं। हम पूरे तबादलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि तबादले हुए नहीं हुए, किस डॉक्टर साहब को कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि एक जो डिप्टी सीएम है वो जाके नब्ज टटोल रहा है, अस्पतालों को सुधारने का काम कर रहा है, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर दवाओं की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद ये हाल कि उस विभाग के जो मंत्री को वहाँ का जो प्रमुख सचिव है, अपर मुख्य सचिव है या अन्य लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा? हमारा जो जोर सबसे ज़्यादा परिणाम पर है कि आमजन वो दवा इलाज के बगैर सफ़र कर रहा है। दिनेश जी, क्या लखनऊ में इस पूरे प्रकरण को लेकर एक आधा दर्जन मंत्रियों का मसला आ गया है? राजधानी में कहीं जुम्बिश हुई है शासन सत्ता के अंदर कहीं? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप कि अब अधिकारियों में थोड़ी सी ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ऐसा हुआ है, और अब आगामी दिनों में ये देखने को मिलेगा कि अभी तक जो गिने चुने मंत्री अपने विभागों को गुपचुप तरीके से पत्र लिख रहे हैं या मन बना रहे हैं या कैमरे पे आने के पहले वो नाम बिना कैमरे के बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि किस तरह इस तरह का बम फूटता है। आप याद करें दूसरे कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं तो उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलर जारी करते हैं, उनके द्वारा जारी कराया जाता है कि सभी अधिकारी अपना CUG नंबर उठाएंगे, 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन आप कभी भी रियलिटी चेक करा लीजिए, अगर कोई भी अधिकारी इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, अगर वो CUG नंबर अपना उठा ले तो बड़ी बात है, अन्यथा उनके साथ रहने वाला उनका कर्मचारी या सहयोगी वही CUG नंबर उठाता है। उस संबंधित विभाग का अधिकारी तो कतई CUG नंबर उठाता ही नहीं। उनके पर्सनल नंबर पर भी अगर आम जनमानस के पास तो उनका पर्सनल नंबर मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी तरह नंबर मिल भी जाए तो उनसे बात करना बड़ा टेढ़ा काम है। और वही मंत्रियों की बात करेंगे तो मंत्री आते हैं, उनके दरवाजे पे चले जाते हैं लोग गांव से दूर दराज से आके और उनसे बाकायदा मिलते हैं, लेकिन मंत्री आश्वासन तो दे देता है, लेकिन इन ब्यूरोक्रेटों की वजह से, अधिकारियों की वजह से उनकी समस्या का निदान करने में यही मंत्री जो कद्दावर मंत्री कहे जा रहे हैं, डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट मंत्री हो या जो भी हो, वो उनकी समस्या का निदान करने में अक्षम है। लगातार पिछले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी
के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, कैमरे पे बोलने को तो तैयार नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार चला रहा है। जवाबदेही जनता के प्रति सरकार की होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, और जो जनता ने जिनको चुना है, विधायक बनाया, मंत्री बने हैं, उनकी जवाबदेही होगी, वही जवाब देंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह का पलीता लगा रहे हैं सरकार के कामकाज पर, उसको मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा। चूँकि खुद मुख्यमंत्री अगर समीक्षा बैठक करें कि उन्होंने जो पिछले 15 शुरुआत के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में 20 दिनों में जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था या सर्कुलर जारी कराया था, उस पर कितने अधिकारी खरे उतरते हो, वो चाहे जिले के हो या फिर यहाँ सचिवालय में बैठने वाले हो, मुख्यालय पे बैठने वाले हो, वो कितने खरे उतरते हैं। बहुत बड़ा सवाल दिनेश त्रिपाठी, बहुत बड़ा सवाल। मंथन में आज सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, अजय जी का, बख्श जी का, प्रियंका जी का, और दिनेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम वास्तव में मंथन में आज यही सवाल छोड़कर जाएंगे कि क्या जो मुख्यमंत्री ने गाइडलाइंस दी थी, जो व्यवस्थाएं बनाई थी, क्या उन पर ये ब्यूरोक्रेट या अधिकारी खरे उतर रहे हैं? क्योंकि काम इन्हीं को करना है। सच बात भी यही है कि सरकार यही चलाते हैं। अगर अच्छी चलाएंगे सरकार को क्रेडिट मिलेगा, अगर बुरी चलाएंगे तो जनता नाराज होगी। 2024 भी है अभी, और आगे भी चुनाव होते रहते इस देश में लगातार, लेकिन कोई काम सरकार जनहित में करती है और जनहित में करना भी चाहिए। जो 100 दिन का एक टारगेट दिया गया था, उस संकल्प में कम से कम इन बातों का भी जो अगला संकल्प ये अधिकारी लें, नेता लें, कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि उन संकल्पों को ये अधिकारी भी, इनको भी बाध्य किया जाना चाहिए कि भाई संकल्प केवल नेता को शपथ दिलाने से नहीं हो जाएगा, मंत्री को संकल्प दिलाने से नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे तो काम तो इन्हीं को करना है। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की है, जहां सड़क के बीचों बीच बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, और इन गड्ढों के खिलाफ या यहाँ के सिस्टम के खिलाफ यहाँ के लोगों ने एक अनोखा और अद्भुत प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखिए और आप तय कीजिए कि क्या आप 21वीं सदी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।